जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की हम लोग ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण बिंदु सिंचाई एवं नहरें, इस तथ्य की चर्चा करेंगे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए दोस्तों, नहरों और सिंचाई के बारे में समझने से पहले आपको यही चीज़ समझना चाहिए कि सिंचाई कहते किसे, सिंचाई क्या होता है। देखिए, यहाँ पे सिंचाई का डेफिनेशन दिया गया। कृषि की नियमितता व उत्पादकता बनाए रखने के लिए खेतों में कृत्रिम रूप से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना सिंचाई कहलाता है। देखिए, कृषि की नियमितता बनी रहे, इसकी उत्पादकता बनी रहे, इसके लिए ना कृत्रिम रूप से, मतलब आप कृत्रिम तरीके से खेतों में जल की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे, इसी को सिंचाई कहते हैं। भारत की जलवायु वर्ष भर फसल उत्पादन के अनुकूल रहती है, परंतु यहाँ सभी मौसमों में आर्द्रता की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती। देखिए, जो जलवायु है ये फसल उत्पादन के लिए अनुकूल तो रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आर्द्रता है इसकी पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए फसलोत्पादन हेतु आवश्यक जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई आवश्यक होता है। मतलब मौसम तो अनुकूल है, आप फसल उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन नमी की कमी है, तो इसलिए आपको सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। भारतीय कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। अच्छी मानसूनी वर्षा बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करती है, जबकि खराब मानसून के कारण या तो फसलें नष्ट हो जाती या उनका उत्पादन अपेक्षाकृत कम हो जाता है। देखिए, अगर अच्छा, मतलब बारिश अच्छा हुआ, मानसून अच्छा रहा तो फसल अच्छा होगा, लेकिन मानसून के खराब होने पर फसल खराब हो जाता है। अब भारतीय सिंचाई परियोजना को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। देखिए, जो सिंचाई परियोजना है इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। लघु सिंचाई परियोजना है ना, इसमें क्या होता है, देखिए, लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। मतलब कोई भी ऐसी सिंचाई परियोजना जो लघु है उसमें 2000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को सींचने की क्षमता होती है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की कुल सिंचाई आवश्यकताओं की लगभग 62% आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। देश में सिंचित क्षेत्रफल के संवर्धन की दिशा में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए जून 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन की शुरुआत की गई। देखिए, जो लघु सिंचाई परियोजना है इसमें लगभग 62%, मतलब आधे से ज़्यादा जो सिंचाई है ना इसको कवर करता है। इसमें आता क्या है, जैसे कुआं। अब जो गांव क्षेत्र से आपने ज़रूर देखा होगा, कुएं में मतलब मशीन लगा होता है ना। नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, है ना। जैसे बोरवेल जो होता है, मतलब सामान्य तौर पे बोर कराया जाता है या फिर कुएं में बोर कराया जाता है, उसमें मशीन लगाया जाता है ना। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे ये सिंचाई की जाती है। दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन पर कुछ नंबर देख पा रहे होंगे। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया, वो प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब यहाँ पे दिया मध्यम सिंचाई परियोजना। देखिए, मध्यम सिंचाई परियोजना की बात करेंगे तो इसमें साफ साफ दिया, इसमें 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल की सिंचाई की जाती है। देखिए, लघु सिंचाई में 2000 हेक्टेयर तक की क्षमता है, मध्यम में 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की क्षमता है। इसमें छोटी नहरों की प्रमुख भूमिका, जो छोटी नहर है इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। बृहद सिंचाई परियोजना, इसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। बड़ी व मध्यम परियोजनाओं से देश की 38% सिंचाई की आवश्यकता पूरी होती है, क्योंकि 62% तो लघु से हो गया, बाकी जो बचा इससे हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया कि भारत में सिंचाई की आवश्यकता के कारण, भाई सिंचाई की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है,
तो मानसून की अनिश्चितता है ना, मानसून फिक्स नहीं है। वर्षा की अनियमितता है ना, वर्षा का असमान वितरण, कहीं पर अधिक वर्षा हो रहा है, कहीं पर फिर कम हो रहा है। मानसून अंतराल, अब मानसून अंतराल का मतलब ऐसे भारत में बरसात की बात करेंगे तो ये लगभग जून जुलाई से स्टार्ट होता है, मतलब जून जुलाई से बरसात का समय स्टार्ट होता है ना। अब इसके पहले मतलब जो अप्रैल मई की खेती ये कैसे होगी, है ना, और जून जुलाई से स्टार्ट होकर के कुछ समय तक रहता है, तो मतलब जो बिना बरसात की खेती वो कैसे होगी, है ना। वर्षा ऋतु की सीमित अवधि, यही चीज यहाँ पे लिखा गया, वर्षा का मूसलाधार स्वरूप, है ना। तो ये सब है जो भारत में सिंचाई की आवश्यकताओं को जन्म देते हैं। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया गया। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंगा नहर, यहाँ पे गंगा लिखे, गंगा नहर मतलब गंगा नहर परियोजना सबसे पुरानी है और विकसित है। इसका निर्माण वर्ष 1927 ईस्वी में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह द्वारा कराया गया था। अच्छा, यहाँ पे गंग सिंह है तो फिर ये गंग ही रहेगा, है ना। कई बार जैसे इंग्लिश में लिखा जाता है ना, तो इंग्लिश में ऐसे लिखा रहता है, तो यहाँ पे गंगा या गंग दोनों चल जाता है ना। तो ये राजा गंग सिंह ने करवाया था, है ना। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। तो निकाली कहाँ से गई? हुसैनीवाला, है ना, फिरोजपुर के निकट से निकाली गई है। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला के निकट से निकलती है। मुख्य नहर की सिंचाई 197 किमी है। ये इस नहर प्रणाली द्वारा हिंडन, यमुना दोआब के सहारनपुर, मुजफ्फरपुर नगर, मेरठ व गाजियाबाद जनपदों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जो पूर्वी यमुना नहर है ना, इससे इन जिलों में सिंचाई कराई जाती है। आगे यहाँ पर दिया, पुनरुद्धार के पश्चात यह प्रथम बार 1830 में चलाई गई थी, है ना। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 ईस्वी की अवधि में कराया गया। इस परियोजना के जनक सर पीटी काटले थे, है ना। इस नहर ने प्रथम बार 8 अप्रैल 1954 को पानी चलाया गया था। उत्तर प्रदेश के शारदा या फिर घाघरा दोआब में अवस्थित पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, इलाहाबाद जनपदों की जो सिंचाई है ना, ये यहीं से होती है। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि इसकी जो सिंचाई हो रही है उपलब्ध कराने हेतु जनपद नैनीताल की खाटिमा तहसील में बनबसा के पास शारदा नदी पर एक बैराज का निर्माण करके इसके दाहिने तट से शारदा मुख्य नहर निकाली गई है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल ननौरा बुलंदशहर से, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, निचली गंगा नहर ननौरा बुलंदशहर, है ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के शिलान्यास 30 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। इसका उद्गम पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बांध से है ना। यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना याद रखिएगा, है ना, गोविंद वल्लभ पंत ने इसका उद्घाटन किया था, है ना। पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर हरिके बांध यहीं से उत्पन्न होता है। आगे दिया दोस्तों, इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों में मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया जिसमें से कुछ नहरें निकाली गई है। फरक्का बैराज का निर्माण 1975 में हुगली नदी में सिल्ट जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। आगे है, केरल के पलक्कड़ जिले में भरतपुजा नदी एवं उसकी सहायक नदियों पर कुल 10 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है। देखिए भरतपुजा नदी, यहाँ पे 10 सिंचाई परियोजना पूरा हो चुका है ना। देखिए दोस्तों, आगे दिया, माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ने को पहली बार, अगला पॉइंट है दोस्तों, माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। बाद में के.एल. राव का नाम भी इससे जुड़ गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 27 जनवरी 2003 को 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना हरियाली का शुभारंभ किया। इसको जरूर याद रखिएगा, हरियाली का शुभारंभ किसने किया? ये किया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, है ना। इस परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया गया। आगे बढ़ते हैं, 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 वाटरशेड विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए थे। ये कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है, देखिए, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम, है ना। ये 1 अप्रैल 2008 तक चलाया गया था। आगे है, इन कार्यक्रमों को एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया जिससे समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। देखिए, जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम उन्हीं 3 कार्यक्रमों को मिक्स करके बनाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मृदा, जल और वनस्पति जैसे अवक्रमिक
प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण एवं विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा ह्रास पर रोक लगती है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए प्रायद्वीपी भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। प्राचीन काल से इस क्षेत्र में तालाब से सिंचाई होती है। देखिए प्रायद्वीपी भारत मतलब से भारत का जो निचला छोर है ना, ये प्रायद्वीपी भारत जो तीन ओर से समुद्र से घिरा है, यहाँ पे तालाब से सिंचाई होती है। नलकूपों द्वारा सिंचाई सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। यूपी में सबसे ज्यादा नलकूप से सिंचाई होता है। PWP है ना, यहाँ पे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है ना, सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बहाव सिंचाई को इंगित करता है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जमीन के अंदर पानी की उस मात्रा को इंगित करता है जिसे पौधे अपने उपयोग के लिए प्राप्त नहीं कर पाते, इस अवस्था में मुरझाने लगते। ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है ना। सरयू पार मैदान में शहरों का अभाव पाए जाने के कारण नलकूपों द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई किया जाता है। नेक्स्ट है सर आर्थर कॉटन, ब्रिटिश सिंचाई अभियंता। देखिए ब्रिटिश सिंचाई अभियंता कौन है? आर्थर कॉटन है ना। इन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किए, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कौन है? आर्थर कॉटन। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ डेटा हम लोगों ने पढ़ा जो अलग अलग एग्जाम में भी आए हुए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं, इनकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। ये एक छोटी सी क्लास रही, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।